जय हिंद, नमस्कार। आप सभी भावी शिक्षकों का स्वागत है सर्विस क्लासेज केजीजी में। हिट द टारगेट, इजी टू लर्न। साथियों, आज हम आपको पता है कि बिहार के शिक्षक भर्ती को लेकर पर्यावरण मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड हॉट टॉपिक है। इसी पर्यावरण के कुछ चुनिंदा सवाल के साथ आपके बीच उपस्थित हुए हैं और यह क्लास जो है यह रैपिड फायर राउंड है। मात्र 5 मिनट में आपको 10 प्लस करंट अफेयर करा दिया जाएगा। 10 प्लस आपको इन्वायरमेंट स्टडीज का प्रश्न करा दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है साथियों। वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो पेड़ लगाने से। वन महोत्सव किससे संबंधित है? पेड़ लगाने से। ओके, अगला सवाल है आपका, कहता है अधोलिखित में भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। भौतिक वातावरण का तत्व क्या नहीं है? बस्तियां नहीं है। बस्तियां भौतिक वातावरण का तत्व नहीं होता, ये मानवीय वातावरण का तत्व होता है। सतत व अस्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? तो सतत और अस्थायी विकास मतलब वो ऐसा विकास जो क्या हो, हमेशा के लिए हो, जिसको आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। नव नियतवादी अवधारणा से संबंध रखता है। कहता है वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहां प्रकृति में मानव क्रियाओं के द्वारा परिवर्तन हुआ है। 50% से कम उसे क्या कहते हैं? वन क्षेत्र कहते हैं। पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक थे कार्ल रीटर। कौन थे? कार्ल रीटर थे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? तो सतत विकास का वर्ष। किसका? विश्व पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है? गरीबी कम करने का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है, यह अर्थव्यवस्था से संबंधित है। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए बना अंतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए। तो 33%। कितना क्षेत्रफल होना चाहिए? 33%। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वो अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और छोड़ते क्या है? ऑक्सीजन। और कहता है किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान कितना है? 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस अगर है तो उस क्षेत्र में पेड़ अवश्य उगेंगे। भारत में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। ये जो देहरादून वाला प्रश्न है ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 4 डिग्री वाला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। 33% वाला जो आप प्रश्न पढ़े थे कि वन आवरण के लिए 33% क्षेत्र चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। भारत में अधिकतम वन आच्छादन क्षेत्र कौन सा है? आरक्षित वन। भारत में अधिकतम वन आच्छादन क्षेत्र कौन सा है? आरक्षित वन। निम्न में से किसको हरा सोना कहते हैं? वन को हरा सोना कहते हैं। पेट्रोलियम को जो है आपका द्रवित सोना कहते हैं। कोयला को काला सोना कहते हैं। लेकिन यूरेनियम को पीला सोना कहते हैं। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? भारत में वन संपदा का मालिक राज्य है। राज्य जीवों के पारिस्थितिकी की कारकों का योग पर्यावरण है। यह कथन किसका है? ए फिटिंग का। किसका है? ए फिटिंग का। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? पहाड़ी ढलानों पे। कैसी कृषि की जाती है? सोपान कृषि। इसी सोपान कृषि को क्या कहते हैं? इस सोपान कृषि को कहते हैं आपका सीढ़ी नुमा कृषि। प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है इमारतें। इमारतें क्या है? वन, मिट्टी, लकड़ी, पहाड़, झरना, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। और इमारतें हो गया आपका, बिल्डिंग हो गया, ये सब क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। भारतीय संसाधन प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने का सुमेल कारण नहीं है भूकंप। भूकंप क्या है? प्राकृतिक संसाधनों से कोई भूकंप से ज्यादा नुकसान नहीं होता है। पर्यावरण की मूलभूत अवधारणा नहीं है जनसंख्या वृद्धि। पर्यावरण में जनसंख्या वृद्धि जरूरी नहीं है। और आज का कोट है, वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर तुझसे भी बदला तुझको भी बदल देंगे हम। तुझको भी बदल देंगे हम। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, फटाक से जुड़ जाइए टेलीग्राम से। अगर और आप और जीके जीएस करना चाहते तो आइए कुछ और कराते हैं। भारत में ऊर्जा के क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोत का योगदान लगभग कितना है? अक्षय ऊर्जा स्रोत का योगदान लगभग कितना है? तेजी तेजी करेंगे। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र का योगदान कितना है? 21%। कितना है? 21% है। और अक्षय ऊर्जा का 21%, थर्मल ऊर्जा का 64%। मतलब भारत में सर्वाधिक जो ऊर्जा है वो हम लोगों को कहां से मिलता है? थर्मल ऊर्जा से मिलता है। थर्मल ऊर्जा का मतलब क्या है? कि हम लोग जो है कोयला जलाकर ऊर्जा ग्रहण करते हैं। ज्यादा कैसे ग्रहण करते हैं? कोयला जलाकर ग्रहण करते हैं। कतर नाभिकीय से 2% है। और हाइड्रो से 13% ऊर्जा प्राप्त करता है। चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है? तो चैलेंजर गर्त किस महासागर में है साथियों? तो चैलेंजर गर्त आपका प्रशांत महासागर में। कहाँ है? प्रशांत महासागर में। आइए देखते हैं प्रशांत महासागर में कहाँ है। चैलेंजर गर्त का संबंध प्रशांत महासागर से है। चैलेंजर गर्त मैरियाना ट्रेंच का
सबसे गहरा स्थान है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। हाल ही में मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली प्रथम महिला कैथी सुल्वीन बनी है। कौन बनी है? कैथी सुल्वीन। तथा वरना तथा मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? आपको पता है कि मूसी नदी के किनारे हैदराबाद अवस्थित है और यह जो है सहायक नदी है कृष्णा की। किसकी नदी है? सहायक नदी कृष्णा की। वरना तथा मूसी कृष्णा की सहायक नदी है। वरना, मूसी, कोयना, दूधगंगा आदि कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जिसका उद्गम महाबलेश्वर के निकट होता है। महाबलेश्वर के निकट महाराष्ट्र में। ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में है? तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल आपका ऑस्ट्रेलिया में है, क्योंकि ब्रिटेन और जापान में तो कोई मरुस्थल हो नहीं सकता क्योंकि ये द्वीपीय देश है। और केनिया में भी कोई मरुस्थल नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में जो मरुस्थल है वो है आपका ग्रेट सैंडी मरुस्थल, तनामी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल और सिम्पसन मरुस्थल। और ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलों को आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं। 7GB, 7GB, ग्रेट विक्टोरिया, तनामी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल और सिम्पसन मरुस्थल, ये ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल हैं। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर क्या है? आपका ग्रेट बैरियर रीफ है। तो उत्तर पूर्वी तट पर ग्रेट बैरियर रीफ है। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपका कौन सा है? ये आपका तस्मान सागर है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में तस्मान सागर स्थित है? तो दक्षिणी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में क्या है? तस्मान सागर। और ये है आपका कारपेंट्रिया की खाड़ी। क्या है ये? कारपेंट्रिया की खाड़ी है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। ये है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। बाइट किसको कहते हो? ऐसा समुद्र तट जो क्या करे साथियों, आपका अर्धचंद्राकार समुद्र तट को क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं। ओके। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। चलिए, काली मिट्टी का विस्तार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है? तो काली मिट्टी का विस्तार भारत के कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक है। कर्नाटका, सॉरी, काली मिट्टी का महाराष्ट्र में, ठीक, महाराष्ट्र की है, बोल दिए कर्नाटक। महाराष्ट्र और गुजरात में काली मिट्टी का सर्वाधिक क्या है? क्षेत्र है। काली मिट्टी को स्वतः जोताई की मिट्टी कहती है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी कहते हैं। और काली मिट्टी में सर्वाधिक किसकी खेती होती है? कपास की खेती। ओके। तो महाराष्ट्र और गुजरात में क्या है? काली मिट्टी का दिखता है। ये वाला भाग जो आपका है यहाँ से क्या है? काली मिट्टी है। और ठीक, और पहले नंबर पर आपका मिट्टी में कौन है भारत में? तो जलोढ़ मिट्टी। दूसरे नंबर पर आपका क्या है? लाल मिट्टी। और तीसरे नंबर पर है आपका काली मिट्टी। ओके साथियों। भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री को मनोनीत नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति को द्वारा नियुक्त किया जाता है। आर्टिकल 75 के 1 में यह प्रावधान है कि भारत के प्रधानमंत्री अपने पद हेतु नियुक्त किया जाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, ये क्या है? स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद पैदा हुए भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। ओके। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई थी? देखिए, भारत शासन अधिनियम वाला जो प्रश्न है उसको आपको मॉडर्न हिस्ट्री में करा दिया गया है। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? बताइए जल्दी से। गवर्नर जनरल। अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 जो है सबसे जटिल शासन अधिनियम था और इसके 70% भाग को क्या कर लिया गया है? भारतीय संविधान में कॉपी कर लिया गया है। जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्ता की संज्ञा दी थी? गुलामी की दास्ता की संज्ञा किसे दी थी? भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी की दास्ता की संज्ञा दी थी। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। और जबकि मदन मोहन मालवीय ने इसे अधिनियम को अंदर से खोखला बताया था। मदन मोहन मालवीय ने इसे क्या बताया था? अंदर से खोखला। संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक क्या था? संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक था हाथी। भारतीय संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। और इस समय जो है आपका किसे अध्यक्ष चुना गया था? तो अध्यक्ष चुना गया था किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को। और अस्थायी अध्यक्ष। और फिर 11 दिसंबर को जब अध्यक्ष चुना गया तो किसे चुना गया? आपका राजेंद्र प्रसाद को। और ये है आपका क्या चीज? देखिए, ये है आपका भारतीय संविधान का प्रतीक चिन्ह हाथी। क्या है? हाथी मेरे साथी। ओके। और 13 दिसंबर 1946 को पहली बार प्रस्तावना को पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संविधान के किस भाग का संबंध केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से है? केंद्र शासित प्रदेशों का संबंध किस भाग से है? तो भाग 8 से है। भाग 8 से। तथा संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है, जबकि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। भाग 5 में क्या है? संघ की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। भाग 6 में क्या है? राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। ओके। तथा वन्य जीव। और भाग 7 क्या है? वर्तमान में निरस्त कर दिया गया है। तथा वन्य जीव का संरक्षण इनमें से किसके अंतर्गत आता है? तो वन्य जीव का संरक्षण जो है ये आपका किसके अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकार
और मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व दोनों के अंतर्गत आता है, दोनों के अंतर्गत आता है। ठीक ना। देखिए आप लोग पढ़ लीजिए, वन्य जीवों की सुरक्षा का वर्णन, मौलिक कर्तव्य तथा नीति निर्देशक। मौलिक कर्तव्य जो है ये किसके द्वारा आपके जोड़ा गया है, तो स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ओके साथियों, और इसमें जो है आपका कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11 हैं, और 51 के क में जोड़ा गया, और वन्य जीव अधिनियम 1972 में जीवों की रक्षा संरक्षण के लिए पारित किया गया। ओके, तो ये एक और दोनों है। मौलिक कर्तव्य भी भाग 4 में है, आर्टिकल 51 के क से, और नीति निर्देशक तत्व भी भाग 4 में है, 36 से लेकर 51 तक। ओके, भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन को क्या कहा जाता है, दार्शनिक राजा कहा जाता है। क्योंकि ये क्या थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे। जब आपको हम लोग हिस्ट्री करा रहे थे तो वहां बता दिए थे कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो है ये दार्शनिक क्या थे, राजा थे, और ये रूस में भारत के पहले राजदूत भी रह चुके थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसके जन्म जयंती पर 5 सितंबर 1988 को इनका जन्म हुआ था, इसीलिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आप लोग तो सभी भावी शिक्षक ही हैं, तो इनके बारे में तो जानना आप लोगों के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। तो धर्मशास्त्र, दर्शन शास्त्र और के विद्वान थे कौन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके पहले राष्ट्रपति थे, और वर्तमान समय तक सबसे लंबे टेन्योर वाले राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले से राष्ट्रपति थे, जिनका पद पर रहते हुए निर्धन हो गया था। ओके, भारतीय संविधान, और ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जो पहले भारत रत्न जीत चुके थे और फिर भारत के क्या बने, राष्ट्रपति बने। ओके, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्था का प्रावधान करता है, तो भारतीय पंचायती राज संस्था का प्रावधान करता है अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 36 में क्या है कि राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 38 में आपका क्या है, तो देख लीजिए, संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत संविधान में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 40 गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप है, क्योंकि गांधी जी ने शासन के विकेंद्रीकरण पर क्या किया था, जोर दिया था। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाया जाना चाहिए, तो उसका चुनाव 6 माह के भीतर, कितने समय के भीतर, 6 माह के भीतर करवाया जाना चाहिए, कहता है। संविधान के अनुच्छेद 243 ई में इसमें वर्णन है, ये 243 के ई में वर्णन है के अनुसार यदि पंचायत की अवधि 5 वर्ष पूरा होने से पूर्व ही किसी कारण पंचायत भंग कर दिया जाता है तो विघटन की तारीख 6 माह की अवधि की समाप्ति में पुनः चुनाव करवाना अनिवार्य है। अतः किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था, तो लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव किसने दिया था, प्रशासनिक सुधार समिति। किसने, प्रशासनिक सुधार समिति ने दिया था। ओके, अतः भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव सर्वप्रथम भारत प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था, और इसका गठन कब किया गया था, तो 5 जनवरी 1966 को। लेकिन लोकपाल अस्तित्व में कब आया, 2013 में। ओके, कहता है पन्नालाल घोष का संबंध किससे है, तो पन्नालाल घोष बहुत अच्छे बांसुरी वादक है। कहता है पन्नालाल घोष बांसुरी वादक है, ये वाद्य यंत्र से संबंधित प्रमुख व्यक्ति। हरिप्रसाद चौरसिया जो है तबला वादक है, और एल लीना और राजेंद्र प्रसाद जो है ये सभी क्या है, इस वाद्य यंत्र बांसुरी वादन में प्रसिद्ध। हरिप्रसाद चौरसिया, एल लीना और राजेंद्र प्रसन्न। कहता है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 मई को। और ये रेड क्रॉस है, और रेड क्रॉस को 3 बार क्या मिल चुका है, तो शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। तथा प्रवासी पक्षी दिवस भी कब मनाया जाता है, 8 मई को। प्रवासी पक्षी दिवस भी 8 मई को मनाया जाता है। कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, तो सुरक्षा परिषद को क्या कहा जाता है, दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। किसे, सुरक्षा परिषद को। संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पत्र में अनुसार अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी है। इस कारणवश संयुक्त राष्ट्र संघ के इस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है साथियों। और सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य आप लोगों को पता होगा, रूस, चीन, यूएसए, ब्रिटेन, और एक आप लोग बताइए। और ये क्या है, मेगास्थनीज ने भारत समाज में कितने भागों में विभाजित किया था, तो मेगास्थनीज ने भारत के समाज को 7 भागों में विभाजित किया था। कितने भागों में, 7 भागों में विभाजित किया था। आइए, ये भाग थे आपके दार्शनिक, किसान, अहीर, कारगिर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। और मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और मेगास्थनीज की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, तो इंडिका है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की जानकारी मिलती है। स्वामी विवेकानंद के द्वारा
बेलूर मठ की स्थापना कब की गई? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना 1896 में की गई, सॉरी 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना 1897 में की गई स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और 1896 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो मुझे यही याद था 1896 में विवेकानंद ने अपने गुरु गुरु रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। प्रमुख संस्थाएं तथा उनके संस्थापक: आत्मीय समाज संस्थापक राजा राम मोहन राय 1815 में, वेद समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन, शारदा सदन के संस्थापक रामाबाई और विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। ओके। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था? तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में नेटिव मैरिज एक्ट को, सॉरी, लॉर्ड नॉर्थबुक के शासनकाल में लेटिन मैरिज एक्ट को पारित किया गया था। ओके। कहता है नेटिव और शारदा जो एक्ट है वो किया गया था पारित आपका लॉर्ड इरविन के समय में, ठीक है ना। कहता है नेटिव मैरिज एक्ट 1872 कब पारित किया गया? 1872 में पारित किया गया था। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थबुक थे। कुछ प्रमुख सामाजिक सुधार अधिनियम तथा गवर्नर जनरल है। शिशु वध प्रतिबंध लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में आया। ओके। सती प्रथा का प्रतिबंध 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। शारदा एक्ट है लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। इसी में लड़कियों की शादी की आयु जो है 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। और दास प्रथा का प्रतिबंध 1843 में लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल में। ओके। कहता मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। प्रस्तुत कथन किसका था? प्रस्तुत कथन था जवाहरलाल नेहरू का। किसका था? जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे तथा इन्होंने 3 बार क्रमशः 1929, 1936 और 1937 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 29, 36 और 37, 29, 36, 37 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रखर समर्थक माना जाता है। विजयनगर पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम, ये भी आपको करा दिए थे। विजयनगर पर शासन करने वाले सब संगम वंश है, उसके बाद सुलभ, तुलुभ और अरविड। ओके। कौन है आपका? संगम है, उसके बाद सुलभ है, 100 से संगम, 100 से सुलभ और उसके बाद तुलुभ और अरविड। और सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला वंश कौन है साथियों? तो तुलुभ वंश। और तुलुभ वंश के प्रसिद्ध शासक कौन थे? कृष्णदेव राय। तथा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में। कब? 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। और इस साम्राज्य पर शासन करने वाले शासनों का क्रम है संगम, सुलभ, तुलुभ, अरविड। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हुए जिनका संबंध तुलुभ वंश से था। ओके। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? तो कौन होगा साथियों? औरंगजेब। कौन होगा? औरंगजेब ने क्या किया था? हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था। मुगल शासक औरंगजेब ने सर्वप्रथम हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश 1969 में दिया था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। इस समय सूबों की संख्या सर्वाधिक 29 थी। तथा निम्नलिखित विद्रोह तथा प्रभावित क्षेत्रों में किसका मिलान सही है? फकीर विद्रोह बंगाल में, अहोम विद्रोह असम में, तो सही है। तो अहोम विद्रोह असम में हुआ था, सही है। चुआर विद्रोह झारखंड और तेभागा विद्रोह ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये क्या है आपका? गलत है। चुआर विद्रोह में गलत है। चलिए सॉरी साथियों। फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ था, अहोम विद्रोह असम में हुआ था, चुआर विद्रोह बंगाल में हुआ था। चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। तेभागा विद्रोह भी बंगाल में हुआ था। और कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में। और आपको कराए भी है कि कूका आंदोलन के नेता कौन थे? भगत जवाहर मल। अहोम विद्रोह के नेता कौन थे? गोबधर कुंवर। कौन थे? गोबधर कुंवर थे। तो एक बार इसको फिर देख लेते हैं। फकीर विद्रोह बंगाल में, अहोम विद्रोह असम में, चुआर विद्रोह बंगाल में, तेभागा विद्रोह बंगाल में, कुका विद्रोह पंजाब में। ओके। 1857 की क्रांति को लखनऊ में दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? 1857 की क्रांति को लखनऊ में दबाने वाला कौन था? हडसन। कौन होगा? कैंपबेल। लखनऊ में कैंपबेल दबाया था। दिल्ली में जो है आपको उसको कौन? बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया था हडसन। 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। लखनऊ में इस क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल और उसका अल्पवयस्क पुत्र बिजलिस कादिर कर रहा था। बेगम हजरत महल को महक परी भी कहते हैं। जबकि इस विद्रोह को लखनऊ में दबाने वाला अंग्रेजी नायक कौन था? कैंपबेल था। लखनऊ में कौन दबाया था? कैंपबेल। पता किस सिख धर्म गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? तो गुरु अंगद ने क्या किया था? गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। गुरु, और ये क्या थे? गुरु के दूसरे गुरु थे सिख धर्म के। और इनको प्यार से लोग लहना कहते थे। गुरु में भी लिखी का आरंभ गुरु अंगद ने किया। सिख धर्म में प्रथम गुरु नानक की जीवनी भी गुरु अंगद ने लिखना स्टार्ट किया था। लेकिन पूरी जीवनी को किसने लिखा? गुरु ग्रंथ साहिब की रचना गुरु अर्जुन देव ने की थी।
गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है, 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। और गांधी और इरविन समझौता के दौरान गांधी और इरविन को सरोजिनी नायडू ने दो महात्मा कहा था। गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन को कुछ समय के लिए स्थगित किया था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए एसएस राजपुताना जहाज से कहा गए थे, लंदन गए थे। दांडी मार्च के राजधानी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया गया। भारत को फिर से नमक बनाने का हक दिया गया, नमक कर हटा लिया गया। आंदोलन के दौरान हुए त्याग पत्र किए गए अस्वीकार, आंदोलन में जब्त की गई संपत्ति भी सबको लौटाई गई। तथा यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष जारी की थी? यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट जो है 1990 में जारी किया था। और ये जो है विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 1990 में अपनी मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी। मानव विकास सूचकांक विकसित करने वाले दल का नेतृत्व महबूब उल हक और इंगो कॉल कर रहे थे। और महबूब उल हक जो है पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी क्या थे? राष्ट्रपति थे। दी थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? तो दी थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक है रघुराम राजन। कौन है? रघुराम राजन। थर्ड पिलर पुस्तक भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा गवर्नर रघुराम राजन के द्वारा लिखी गई थी। अल्पास पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश है। तो अल्पास पर्वत सबसे ज्यादा कहाँ है? फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में। तो ए और बी दोनों में है सबसे। और स्विट्जरलैंड में अल्पास पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अल्ब्रूज स्थित है। इसी वजह से स्विट्जरलैंड को पृथ्वी पर का स्वर्ग कहा जाता है। ओके, ये देख लीजिए अल्पास पर्वत। पता है धान से निकलने वाली गैस है, तो धान से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। धान के खेतों से नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसें निकलती है। तथा निम्नलिखित में से उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? उष्मा का सबसे अच्छा चालक आपका कौन होगा साथियों? पारा। इसीलिए पारा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? थर्मामीटर में किया जाता है। द मोस्ट कंडक्टर एलिमेंट यहाँ देखिए सबसे ऊपर पर आपका क्या है? सिल्वर है। उसके बाद क्या है? सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, एल्युमिनियम है, उसके बाद बेरिलियम है, उसके बाद कैल्शियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद रोबेडियम है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद एरोडियम है। ये सभी क्या है? आपका मोस्ट कंडक्टिव एलिमेंट है फॉर इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो है आपका पारा, ये उष्मा के लिए था। ठीक है, दिए गए विकल्पों में उष्मा का सबसे अच्छा चालक पारा है। अन्य अच्छे सुचालक धातुओं में तांबा, एल्युमिनियम, चांदी आदि सोना आते हैं। सूर्य के ऊर्जा उत्पादन होती है, तो सूर्य का ऊर्जा उत्पादन होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन द्वारा। तथा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा होती है। और नाभिकीय संलयन सूर्य एवं तारों की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन 71% तथा हीलियम 26% माना गया। दुग्ध उदाहरण है, दुग्ध किसका उत्पादन है? तो पायस का। दुग्ध किसका उदाहरण है? पायस का उदाहरण है। क्या है? दूध पायस का उदाहरण है। पायस 2 या इससे अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों से बना होता है। तथा एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसे मिलाकर बनाया जाता है? वही एक्वारेजिया जिसमें क्या होता है साथियों? तो जिसमें आपका सोना घुल जाता है। ये किसको? HNO3 और HCl को मिलाकर बनाया जाता है। HCl और HNO3 को 3:1 में मिलाकर बनाया जाता है। तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और नाइट्रिक एसिड HNO3 को मिलाकर एक्वारेजिया बनाया जाता है। क्या होता है? HCl 1 होता है और HNO3 3 अनुपात में होता है, तो 3:1 में मिलाकर बनाया जाता है। शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक है वाट। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। और 1 वाट बराबर क्या होता है? 746 हॉर्स पावर होता है। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। सॉरी साथियों, बल का व्यंजक न्यूटन के किस गति से निकलता है? तो द्वितीय गति के नियम से। प्रथम गति के नियम से बल का डिफिनेशन पता चलता है और तृतीय गति के नियम बल के व्यवहारिक कार्यों की चर्चा करती है। ओके, F बराबर ma। F बराबर ma जो है ये किससे निकलता है? न्यूटन। जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उस बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण आरोपित बल के समानुपाती एवं द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अतः बल का व्यंजक न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। ओके, कहता है डायनोमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। डायनोमो एक युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ओके, आप लोग। और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो बैटरी। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? डायनामो। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? इन्वर्टर। ओके, दूध का अपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? तो दूध का अपेक्षिक घनत्व लैक्टोमीटर से। किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता की जांच भी लैक्टोमीटर से किया जाता है। वैसे वायुमंडल का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक वैसे घटक जिसमें जीवन
नहीं हो उसे अजैविक घटक कहते हैं। तो जीव, प्रकाश, जल, मिट्टी, तो ये जीव क्या है, अजैविक घटक नहीं है। ये कैसा घटक है, जैविक, बायोटिक घटक है। कहता निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है, तो जीव। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में जीवीय व मौजूदीय दो घटक होते हैं। अजीवीय घटक के अंतर्गत मिट्टी, जल, वायु, प्रकाश, ताप इत्यादि शामिल है, जबकि जीवीय घटक के अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव तथा मनुष्य इत्यादि आते हैं। ओके, तथा निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन कथन सही नहीं है। टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपीन होता है, सही है। पपीते का पीला रंग, पपीते के पीले रंग का कारण सेलोनिन होता है। सेब के लाल रंग का कारण एंथ्रोसाइनिन होता है। और मिर्च के लाल रंग होने का कारण कैप्सिन होता है, ये सही है। अब ये दोनों में आपका डाउट है तो पपीते का पीला रंग का कारण सेलेनिन नहीं, पपीते का पीला रंग होने का कारण कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाना है, तो यही क्या है आपका गलत है। और सेब का लाल रंग के कारण क्या है, एंथोसायनिन है। क्या है, एंथोसायनिन है। ओके, तो इनमें से कौन सा कण रक्त में नहीं पाया जाता है। तो रक्त में आपका क्या नहीं पाया जाता, लाल रक्त कण होता है, श्वेत रक्त कण होता है, बिंबाणु होता है। प्रोथेम्बिन नहीं पाया जाता है, प्रोथेम्बिन रक्त में नहीं पाया जाता है। प्रोथेम्बिन एक प्लाज्मा है जो 100 मिलीलीटर से में 15 मिलीग्राम होता है, जो रक्त के जमने में उपयोग होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर 1931 को किया गया था। कब किया गया था, 7 सितंबर 1931 को किया गया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे डॉक्टर कौन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू। सांप्रदायिक विवादों के कारण स्थगित हो गया था और इसमें रेमजॉय मैकडोनाल्ड जो है वो बी आर अम्बेडकर जी को सांप्रदायिक पहचान दे दिए थे। ओके, अतः 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था, तो राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रखा गया था। कहां रखा गया था, बांकीपुर में, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद को पटना से गिरफ्तार किया गया था। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी तथा अन्य प्रमुख कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तथा बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में रखा गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही चुना गया था विनोबा भावे को। द्वितीय नंबर में जवाहरलाल नेहरू थे और तृतीय नंबर में ब्रह्मदत्त थे। ये आपको मॉडल पे जो सेट करा, जो वीडियो कराए हैं आधुनिक भारत का, उसमें बता दिया गया है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे, भूदान आंदोलन के प्रणेता। अगस्त प्रस्ताव के पूरी तरह स्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 1940 में की थी। जवान सत्याग्रही पता निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की स्थापना की थी, ये भी आपको पढ़ाए थे। मित्र मेला संघ की स्थापना 1804 में बीडी सावरकर ने की थी। बाद में जाकर ये क्या बन गया था अभिनव, मित्र मेला संघ की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। इसकी स्थापना 1899 में किया गया था, जो आगे चलकर अभिनव भारत बन गया था 1804 में, सॉरी 1904 में। वर्तमान में कितने कंपनियों को क्रमशः महारत्न का दर्जा प्राप्त है, तो ये अभी डाटा चेंज हो गया है। 10 से 14 कंपनियों को क्या है नवरत्न, 10 मार्च 2021 तक भारत में 10 कंपनियों को नवरत्न, जबकि 14 कंपनियों को महान। अभी एक कंपनी बढ़ गया है। ग्लाइकोलाइसिस में परिवर्तन होता है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में परिवर्तन होता है। ग्लूकोज का किसमें परिवर्तन होता है, पायरुविक अम्ल में। जब आप दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, दरोगा का दौड़ लगाते हैं, तो आपके शरीर में क्या होता है, ये पायरुविक अम्ल बन जाता है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में बदलता है और ये इसी से क्या होता है। पादप जगत में निम्नलिखित विशिष्टियों में से कौन सा मुख्यतः जलीय होता है, बायोफ्राइटा, शैवाल, टेरिडोफाइटा, अनावर्तित। ये शैवाल क्या होता है, जलीय होता है। पादप जगत में शैवाल जलीय है। शैवाल के जनन अंग एक कोशिकीय होते हैं। शैवाल अपने भोजन को स्टार्च के रूप में संचित करता है। ये था आपका 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब प्लस में आपका पर्यावरण का 10 क्वेश्चन। ओके, तो वक्त बदलने की बारी आ चुकी है आपकी। खूब मेहनत कीजिए, खूब वीडियो देखिए। ऐसे ही दमदार वीडियो के लिए जुड़ जाइए चैनल से, सर्वेश क्लासेस केजी से। और आपको कल मिलेगा ये मॉडर्न हिस्ट्री का लगभग 600 वीडियो है। मॉडर्न हिस्ट्री का 600 वीडियो, आपको 600 क्वेश्चन का वीडियो आपको उपलब्ध कराया जाएगा कल। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।